गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 देखेंगे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आपका जो चैप्टर है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ए जिसमें हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे और पार्ट बी जिसमें हम लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पार्ट ए से स्टार्ट करते हैं, फोर्स से। तो सबसे पहले जब भी हम फोर्स पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि फोर्स होता क्या है, ठीक है, क्या क्या डेफिनेशन है, क्या चीज़ है। तो ऐसा फोर्स कुछ चीज़ नहीं है, या फिर कुछ आप बोलेंगे तो कि ये कोई फीलिंग नहीं है, ना ही कुछ आपको दिखता है ना। तो फोर्स जस्ट एक इफेक्ट है। जैसे बात करें जनरली पुश और पुल जो होता है, जो ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज करता है या तो चेंज करने की कोशिश करता है, उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स। तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं। फोर्स का डेफिनेशन क्या होगा? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। एक टाइप का क्या है, एक्सटर्नल एजेंट। अब ये पुल हो सकता है, पुश हो सकता है, किसी को धकेल रहे हैं या किसी को खींचना भी हो सकता है, ठीक है। विच चेंजेस, या तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की पोजीशन या बॉडी की पोजीशन को चेंज कर देगा या तो चेंज करने की कोशिश करेगा। तो वहीं पे यहाँ पे लिखा है विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। टेंड्स टू चेंज मतलब चेंज करने की कोशिश करेगा, चेंज नहीं कर पाएगा, तब भी उसको हम फोर्स बोलते हैं। किसको चेंज नहीं कर पाएगा? पोजीशन ऑफ अ बॉडी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, अगर हमारे पास एक डस्टर है, सपोज इस डस्टर को मैं मूव करना चाहता हूँ, सर्टेन कुछ अमाउंट ऑफ क्या कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर, मैं इसको पुश कर रहा हूँ सपोज। तो पुश कर रहा हूँ तो अभी डस्टर मूव नहीं हो रहा है, फिर भी ये फोर्स कहलाता है, क्योंकि ये कोशिश कर रहा है डस्टर को आगे की तरफ मूव करने के लिए, लेकिन ये मूव कर नहीं पा रहा है। और दूसरे केस में अगर हम बात करें तो ये क्या कर दे रहा है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है कि चेंज होगा कि नहीं होगा। तो अभी देखिए डस्टर है, आपका एक बॉडी है जिसके ऊपर मैं एक पुश अप्लाई कर रहा हूँ, जो क्या है, एक्सटर्नल एजेंट है। तो क्या हो रहा है, अब आपका डस्टर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मतलब उसकी पोजीशन इनिशियली यहाँ पे थी और फाइनली कहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पे। तो उसके पोजीशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो एक्सटर्नल एजेंट है, जो हमारा पुश है, वो फोर्स है, ठीक है। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा देखते हैं। फोर्स हम जनरली डिनोट करते हैं F इज इक्वल्स टू ma से, दैट इज मास, जिसका यूनिट होता है kg, और एक्सेलरेशन का हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है, फोर्स का। लेकिन हम जनरली इसको kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते ही नहीं है, इसको सर आइजैक न्यूटन ने बताया था, इसलिए इसको हम किससे डिनोट करते हैं, न्यूटन से डिनोट करते हैं। मतलब kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे, न्यूटन। तो ये फोर्स का यूनिट है और उसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल N से, क्योंकि वो आपके जो फिजिसिस्ट हैं सर आइजैक न्यूटन, उनके नाम पे बेस्ड है, इसलिए कैपिटल N यूज करेंगे इसके डिनोटेशन से। और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। तो ये याद रखना है हमको कि फोर्स होता क्या है और उसका यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है। तो अब हमने बात किया कि फोर्स ऐसा कुछ है नहीं, जस्ट एक इफेक्ट होता है। मतलब आप उसको देख नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते फोर्स को किसी को, वो जस्ट एक इफेक्ट है जो आपको बॉडी की जो पोजीशन चेंज होती है उससे आपको पता चल जाता है। तो उसके इफेक्ट्स देख लेते हैं, क्या क्या फोर्स के इफेक्ट हो सकते हैं। चेंज इन पोजीशन की जो बात कर रहे हैं उसमें क्या हो सकता है, पहला कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो हम बात कर रहे हैं, पहला हमारा जो डस्टर अभी स्टेशनरी था, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या बना सकता है, ये मूविंग बना सकता है। या फिर अगर मान लो ये डस्टर मूव हो रहा है और मैं फोर्स लगा के क्या कर सकता हूँ, इसको रोक सकता हूँ। तो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकते हैं। मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है फोर्स, और स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो ये फोर्स के इफेक्ट हैं, ठीक है। अगर थर्ड पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पे, तो किसी भी बॉडी के क्या कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक गेम लें, जैसे हम हॉकी खेलते हैं, तो बॉल हमारी तरफ आती है तो हमको क्या करना पड़ता है, सडनली उसको पास भी करना रहता है। तो हम क्या करते हैं, बॉल का डायरेक्शन जो हमारी तरफ आ रही है, तो कुछ फोर्स अप्लाई करके क्या करते हैं, दूसरे को पास कर देते हैं। मतलब बॉल का डायरेक्शन हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो डायरेक्शन को भी चेंज कर देते हैं फोर्स। किसी भी बॉडी जो किसी भी डायरेक्शन से आ रही है, तो उसके डायरेक्शन को अगर आपको चेंज करना है, तो अगर आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तो उसका डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, इट कैन ऑल्सो चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। सपोज अभी आप देख रहे हो, इसका शेप कैसा है, सर्कुलर है, ये आपका सिलेंड्रिकल शेप है ना। इधर से देखेंगे तो सर्कुलर है, ऐसे देखेंगे सिलेंड्रिकल है। अगर मैं कुछ फोर्स अप्लाई करके इसमें चेंजेस लाऊं तो क्या होगा, जैसे मैंने ओपन कर दिया, अब क्या हो गया, यहाँ से पॉइंटेड हो गया, तो शेप चेंज कर सकते हैं। अगर इस डस्टर को तोड़ें, अभी कैसा दिख रहा है आपको, क्यूबॉइडल, अगर तोड़ेंगे तो आपको दो पार्ट में दिखेगा। मतलब हम उसका शेप भी चेंज कर सकते हैं फोर्स को अप्लाई करके। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जो ब्रेक है आपका,
आप मान लो हैमर से तोड़ते हो तो क्या होगा, अलग अलग शेप में चेंज हो जाता है। तो हम क्या चेंज कर सकते हैं, उसका शेप भी चेंज कर सकते हैं। तो हमको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि फोर्स जस्ट कोई ऐसी कोई क्वांटिटी या ऐसा कुछ नहीं है कि हम जिसको देख सकें, वो सिर्फ क्या होता है उसके इफेक्ट को हम समझ सकते हैं। तो वही क्या होता है फोर्स। तो यहाँ 4 इफेक्ट होते हैं फोर्स के। आपको होता हुआ दिखेगा कि ऐसा हो रहा है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते यही फोर्स है ना। तो आप क्या बोल सकते हो कि एक ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस होता है बॉडी में जिसको हम क्या बोलते हैं फोर्स, और जिसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट न्यूटन है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, F = ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। आगे बढ़ें कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस में अगर आते हैं, तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस को पढ़ने से पहले हमको एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है रिजल्टेंट, उसको समझना बहुत जरूरी है। बिना रिजल्टेंट को समझे हम जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात करने वाले हैं, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो पहले देखते हैं कि रिजल्टेंट क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट नाम से बस दिया हुआ है, लेकिन हमको इसको समझना जरूरी है कि ये होता क्या है। एक्चुअली ये भी एक टाइप का फोर्स ही है, रिजल्टेंट कुछ और चीज नहीं है। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ फोर्स। लिखते हैं कि होता क्या है। जैसे हमारे पास एक बॉक्स है, इस पे 4 न्यूटन की फोर्स किस तरफ लग रही है, लेफ्ट साइड। यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट साइड। और 5 न्यूटन की फोर्स किस तरफ लग रही है, राइट साइड। अगर हम देखें तो ये ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव होगा, राइट साइड मूव होगा, क्योंकि इधर फोर्स ज्यादा है। 5 न्यूटन इज ग्रेटर देन द 4 न्यूटन। तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव होने की कोशिश करेगा, इस तरफ। कितने फोर्स से, 1 न्यूटन फोर्स है। अगर मैं इस सेम ऑब्जेक्ट को अगर नीचे बनाऊं और 2 फोर्स के बदले एक ही फोर्स से रिप्लेस कर दूं, इसको रिप्लेस कर दिया मैंने, एक फोर्स है वो कितने न्यूटन की है, 1 न्यूटन की फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 न्यूटन फोर्स। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा था, आपकी बॉडी 1 न्यूटन से किधर जा रही थी, राइट हैंड साइड। और जो दूसरा फिगर हम यहाँ पे देखेंगे, इस फिगर में भी 1 न्यूटन से किस तरफ जा रही है, राइट हैंड साइड जा रही है। तो दोनों में क्या हो रहा है, इफेक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो सेम हो रहा है। तो इस बेसिस पे हम रिजल्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि रिजल्टेंट इज डिफाइंड बाय अ सिंगल फोर्स। इट इज अ रिजल्टेंट इज नथिंग बट अ सिंगल फोर्स होती है, एक सिंगल फोर्स होती है जो क्या करती है, रिप्लेस करती है बहुत सारे फोर्सेस को, बहुत सारे या फिर सेट ऑफ फोर्सेस को। यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक सिंगल फोर्स बहुत से सेट ऑफ फोर्सेस को क्या करती है, रिप्लेस करती है, और वही इफेक्ट प्रोड्यूस करती है जो यहाँ पे 2 फोर्सेस, यहाँ पे जो सेट ऑफ फोर्सेस जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही एक सिंगल फोर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। तो उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट। तो क्लियर है यहाँ तक। तो रिजल्टेंट बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। उसी बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हमारे 2 टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक बैलेंस्ड और एक अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस्ड फोर्स को जब हम डिफाइन करें, वो फोर्सेस या किसी भी बॉडी पे अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता है, जो अभी हमने देखा है रिजल्टेंट फोर्स, इसका यूनिट भी क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स का भी न्यूटन ही होगा, बिकॉज ये भी एक फोर्स ही है। रिजल्टेंट को रिजल्टेंट फोर्स भी बोल सकते हैं। अगर कहीं पे भी किसी भी बॉडी पे अगर रिजल्टेंट फोर्स 0 है, मतलब उसके ऊपर कैसी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। अगर मैं बात करूं कि इस डस्टर को मैंने हाथ पे रख दिया है, तो ये डस्टर कहीं मूव हो रहा है क्या, नहीं। तो ये डस्टर किसी तरफ मूव नहीं हो रहा है, मतलब इसके ऊपर क्या है, जितने भी फोर्सेस लग रही हैं वो उनका रिजल्टेंट कितना है, 0। मतलब इसके ऊपर कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है, बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट कर रही है, तभी ये स्टेशनरी का स्टेशनरी है। और हमेशा ऐसा नहीं है कि स्टेशनरी पे ही बैलेंस फोर्स लग रही है। अगर मान लो ये 10 किलोमीटर/आवर की स्पीड से मूव हो रहा है और ये कंटिन्यू कर रहा है उसी स्पीड से, इसका मतलब क्या है, जब वो मूव कर रहा है उस समय भी उसके ऊपर कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही है, बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट कर रही है। मतलब हम एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं लगा रहे हैं। सबसे और अच्छा एग्जांपल है टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर जब भी हम खेलते हैं, अगर मान लो दोनों साइड प्लेयर्स की स्ट्रेंथ इक्वल है, तो आपका जो रोप का जो सेंटर है वो किसी तरफ भी मूव नहीं करता। तो वो भी एक बेस्ट एग्जांपल है किसका, बैलेंस्ड फोर्सेस का। मतलब जिस लेफ्ट साइड जितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उतनी ही राइट साइड फोर्स कर रही है। मतलब रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 0। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन पे जब आपका जो रोप सेंटर्ड पे है, जो मार्क आपका सेंटर पे है, ना ही लेफ्ट ना ही राइट, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे हम क्या बोल सकते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रही है। अगर टग ऑफ वॉर में एक साइड अगर विन हो जाती है, मतलब जिस तरफ की टीम जीत जाती है, मतलब उस तरफ फोर्सेस ज्यादा लग रही हैं, तभी तो वो उस तरफ खींच पा रहे हैं रोप को। तो उस केस में क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस हो जाने के कारण क्या होती है, एक टीम विन होती है या फिर लूज होती है। अनबैलेंस्ड फोर्सेस होने के बाद जिस तरफ कम होंगी वो टीम लूज हो जाती है। तो वो भी एक अच्छा एग्जांपल है। अब अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करें, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है, इसके ऊपर मैंने क्या लगाया, फोर्स। अब ये क्या मूव करने लगा, राइट। आपके देखेंगे तो स्क्रीन से क्या है, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ मूव करने लगा। तो मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रही हैं।
और मान लो ये मूविंग होता है और इसको मैं रोक देता तब भी क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट करते हैं, तो क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करने लगता है, मूव करने लगता है। तो दो तरीके के अलग अलग कंडीशंस पे हमको इसको समझना है, ऐसा नहीं है कि मूविंग में ही लगता है या स्टेशनरी में ही लगता है। जब अनबैलेंस्ड मतलब रिजल्टेंट फोर्सेस क्या होंगे, जीरो नहीं होंगी, तो उसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्सेस नॉट इक्वल्स टू जीरो, उस केसेस में हम उनको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। और जब आपकी रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाती हैं, आपकी जीरो हो जाती हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि बैलेंस्ड फोर्स लग रही है। यहाँ पे भी आप एग्जांपल देखोगे 1 न्यूटन किस तरफ लग रहा है, तो मतलब ये 1 न्यूटन फोर्स क्या है, बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, तो ये अनबैलेंस्ड है किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए, क्योंकि स्टेशनरी को क्या करा दे रही है, मूव करा रही है। अगर मान लो इनिशियली भी 1 न्यूटन पे मूव हो रहा होता और अभी भी 1 न्यूटन से ही मूव हो रहा है, तो उसके लिए ये क्या हो जाएगी, अनबैलेंस्ड नहीं होगी, बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगी। उसके लिए अनबैलेंस्ड अलग होगी, क्योंकि इसकी स्पीड को या तो चेंज करना पड़ेगा या तो फोर्स को कम या ज्यादा करना है। तो इनिशियल कंडीशन पर डिपेंड करता है कि आप जो बोल रहे हो बैलेंस्ड फोर्स है कि अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो आज के लिए इतना ही काफी है।